मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया था साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था, इस पर भारतीय लोगों के द्वारा विरोध किया गया और साइमन कमीशन का भी विरोध किया गया था। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसको शुरू के वर्षों में लगभग भारत के सभी राजनीतिक दलों ने माना भी, पर बाद के वर्षों में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को लेकर के जो है मतभेद शुरू हो गया मुस्लिम लीग के साथ, और फिर नेहरू रिपोर्ट से मुस्लिम लीग अपने आप को अलग कर लिया। फिर पिछले वीडियो में हमने इस चीज को भी समझने का प्रयास किया कि जिन्ना ने भी क्या किया था कि 14 सूत्रीय मांगे रखा था किसके सामने, तो ब्रिटिश शासन के सामने, पर उसको स्वीकार नहीं किया गया। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि नेहरू रिपोर्ट के खारिज होने के बाद जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, तो उसके बाद की घटनाक्रम किस तरह से हुआ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। इनमें आज के इस वीडियो में हम गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांग है उनको समझेंगे। साथ में जो लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 का, वो भी भारतीय इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्षों में से एक है। उनका भी भारत के इतिहास में अपना महत्व है। तो भारत के इतिहास में 1929 के संदर्भ में किस तरह की चीजें परिवर्तित हुआ, किस तरह की मांगे रखा गया था, उस अधिवेशन में हम इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हुआ क्या कि जो गांधी जी है, जब पहला जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन जब सफल नहीं हुआ, तो उसके बाद गांधी जी को क्या किया गया कि कैद कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। इसके बाद 1924 ईस्वी के आसपास गांधी जी को रिहा कर दिया गया। गांधी जी इसके बाद सक्रिय राजनीति को छोड़ करके समाज सुधार के दिशा में काम करने लगा। फिर जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया और ब्रिटिश शासन के द्वारा नेहरू रिपोर्ट की जो मांगे थी उन मांगों को लागू नहीं किया गया, तो 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है कोलकाता में। और कोलकाता अधिवेशन के बारे में पिछले वीडियो में हमने समझा है। कोलकाता अधिवेशन में कहा गया कि जो नेहरू रिपोर्ट की मांगे हैं, जिनमें कि सबसे प्रमुख तो डोमिनियन स्टेटस की मांग था, अगर इस डोमिनियन स्टेटस की मांग सरकार 1 साल के अंदर नहीं मानता है, तो सरकार के विरुद्ध एक जन आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। कोलकाता अधिवेशन की खास बात यह है कि इस अधिवेशन में महात्मा गांधी भी भाग ले रहे थे और गांधी जी फिर से कांग्रेस के करीब आए थे और फिर से भी राजनीति में अपने आप को सक्रिय बना रहे थे। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि वर्ष 1929 में किस तरह की घटनाक्रम हुआ। तो सबसे प्रमुख चीज जो हमको समझना है, वर्ष 1929 के दौरान राजनीतिक घटनाएं, यानी कि वर्ष 1929 में क्या सब हो रहा था, हम सबसे पहले इसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं। इनमें जो पहला चीज है, ये क्या होता है कि 1928 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, आईएनसी है, इसका होता है कोलकाता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन कब हुआ, तो 1928 में हुआ। और इस कोलकाता अधिवेशन में क्या हो गया कि गांधी जी भी शामिल हुआ। कोलकाता अधिवेशन, यहीं पे कौन शामिल होता है, गांधी जी। कोलकाता अधिवेशन में गांधी जी भी भाग लिया और गांधी जी इसके बाद पूरे देश का दौरा किया। जगह जगह पर उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया, विभिन्न समुदाय के लोगों से मिले, विभिन्न सामाजिक समूह के लोगों से मिले और लोगों को कहा कि वो एक बार फिर से अपने आप को जन आंदोलन करने के लिए तैयार रखे। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी देश का दौरा किया एवं लोगों को
जन आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। क्योंकि जो नेहरू रिपोर्ट था 1928 की, जो कोलकाता अधिवेशन है, उसमें कहा गया था कि अगर सरकार 1 वर्ष के भीतर इस रिपोर्ट को नहीं मानता है, इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई है उनको लागू नहीं करता है, तो एक मजबूत जन आंदोलन तैयार किया जाएगा। और गांधी जी इस चीजों में अब फिर से क्या हो चुके हैं कि जुट रहे हैं। कई भागों में गांधी जी पहुंचे, बहुत सारे लोगों को संबोधित भी किया। अब देखिए, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है 1929 में, पहला कि लॉर्ड इरविन का घोषणा आया। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का ये एक घोषणा है। ये घोषणा आने वाले कुछ वर्षों के बाद भी होगा, उसको बाद में हम समझेंगे, इसको आप समझिए। इस समय लॉर्ड इरविन का घोषणा, और ये लॉर्ड इरविन कौन थे? लॉर्ड इरविन थे भारत के वायसराय। भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। अब देखिए, ब्रिटेन में क्या हो चुका है कि सत्ता परिवर्तन हो गया, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 के 10 साल के बाद उसमें सुधार करना था, यानी कि 1929 में कोई संवैधानिक आयोग का गठन करना था। पर ब्रिटेन में चूंकि कंजर्वेटिव पार्टी को लग रहा था कि जो अगला चुनाव होगा, इस चुनाव में उसकी हार निश्चित है, तो उन्होंने भारत जैसे उपनिवेश के लिए आगे किस तरह से भारत में शासन चलाया जाएगा, ये चीज लेबर पार्टी के पास नहीं छोड़ना चाहता था। तो क्या हो चुका है कि ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में सत्ता में कौन है? ब्रिटेन में सत्ता में आ चुका है कौन? लेबर पार्टी। सत्ता में आया है लेबर पार्टी, और कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव में हार चुका है। कंजर्वेटिव पार्टी का चुनाव से अपने चुनाव में हारने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी अब सत्ता में नहीं है। अब देखिए, जैसे ही इरविन एक घोषणा करता है, इरविन क्या घोषणा करता है? इरविन की घोषणा क्या था, हम इसको पहले समझ लेते हैं। इरविन की घोषणा, इरविन ने कहा कि 1917 में मॉन्टेग्यू रिपोर्ट आया था, अगर आपको याद हो तो 1917 में मॉन्टेग्यू रिपोर्ट आया था, और मॉन्टेग्यू रिपोर्ट में कहा गया था कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, इसके बाद भारत के लोगों को स्वशासन देने का व्यवस्था किया जाएगा, और समय के साथ धीरे धीरे भारतीय लोगों को स्वशासन प्राप्त हो जाएगा। पर मॉन्टेग्यू रिपोर्ट के बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी हुआ, और इस दिशा में हम ये कह सकते हैं कि कदम की शुरुआत हो चुकी थी कि भारत के लोगों को अब स्वशासन मिलना चाहिए, पर पूरी तरीके से नहीं मिला था। तो मॉन्टेग्यू घोषणा में क्या कहा गया था कि 1917 का जो मॉन्टेग्यू रिपोर्ट है, मॉन्टेग्यू रिपोर्ट है, चूंकि उस मॉन्टेग्यू रिपोर्ट में स्वशासन की बात की जा रही है, तो अब क्या किया जाएगा कि भारतीय लोगों को स्वशासन दे दिया जाएगा। और इसके लिए क्या किया जाएगा कि एक सम्मेलन किया जाएगा, और ये सम्मेलन कहाँ पे होगा? लंदन में एक सम्मेलन होगा जिसका नाम होगा गोलमेज सम्मेलन। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? लंदन में। और इस सम्मेलन में क्या होगा कि सभी सदस्य, सभी राजनीतिक पार्टी शामिल होंगे, सभी राजनीतिक पार्टी शामिल होंगे, और इस सम्मेलन में किस तरह से भारत को स्वशासन दिया जाएगा इसका निर्णय लिया जाएगा। मॉन्टेग्यू ने यह घोषणा किया था 31 अक्टूबर 1929 को। मॉन्टेग्यू का यह घोषणा आता है कब? 31 अक्टूबर 1929 को। पर जैसे ही ये घोषणा मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया,
कंजर्वेटिव पार्टी ने ब्रिटेन में क्या किया कि लेबर पार्टी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और जगह जगह पे क्या होना शुरू हो गया, प्रदर्शन होना शुरू हो गया। इसके वजह से क्या होता है कि मॉन्टेग्यू का जो ये घोषणा है, मॉन्टेग्यू को बाद में क्या करना पड़ा कि 23 दिसंबर 1929 को कंजर्वेटिव पार्टी ने इसका क्या किया, विरोध किया। जो कंजर्वेटिव पार्टी था, कंजर्वेटिव पार्टी ने इस घोषणा का विरोध किया और कंजर्वेटिव पार्टी के विरोध के कारण दिसंबर 1929 में मॉन्टेग्यू ने अपने द्वारा जो घोषणा किया गया था कि भारत के लोगों को स्वशासन देने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, इस घोषणा को क्या किया गया, वापस ले लिया गया। अब देखिए क्या होता है कि एक आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज समझना पड़ेगा कि मॉन्टेग्यू घोषणा जैसे ही हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कि कुछ बातें की गई थी। तो आइए हम समझते हैं कि जो दिल्ली घोषणा पत्र है, ये मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के बाद किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जारी किया जाता है। दिल्ली घोषणा पत्र, दिल्ली घोषणा पत्र। देखिए दिल्ली घोषणा पत्र में क्या होता है कि ये प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन था। यहाँ पे प्रमुख नेताओं का सम्मेलन हुआ। और ये सम्मेलन कब होता है, ये सम्मेलन होता है 2 नवंबर 1929 को। 2 नवंबर 1929 को, यानी कि मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के बाद एक सम्मेलन होता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को क्या किया गया था कि मॉन्टेग्यू ने घोषणा किया था कि इरविन ने घोषणा किया था, माफ करना, इरविन ने घोषणा क्या किया था कि 1917 का जो मॉन्टेग्यू रिपोर्ट है, मॉन्टेग्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लोगों को स्वशासन दिया जाएगा। तो इस स्वशासन देने के प्रयास के लिए लंदन में एक सम्मेलन होगा जिसमें भारत के भी सभी राजनीतिक पार्टी हिस्सा लेंगे और ब्रिटेन के अंदर जो राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो लेबर पार्टी है या कंजर्वेटिव पार्टी है या लिबरल पार्टी है, वो सब मिलकर के एक सम्मेलन होगा जिसमें सभी का जो स्थिति होगा वो समान होगा। हम आगे जब गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां हम समझेंगे कि इस गोलमेज का क्या मतलब था। तो गोलमेज सम्मेलन की बात जब इरविन ने किया तो इसके लिए क्या किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसको कहा जाता है दिल्ली घोषणा पत्र। जो दिल्ली घोषणा पत्र है, इनमें सबसे पहला जो मांग है, अगर हम दिल्ली घोषणा पत्र की मांग को समझें कि इसमें क्या मांग किया गया था, डिमांड क्या था, इसमें सबसे पहला मांग यही किया गया कि गोलमेज सम्मेलन में इस बात पर चर्चा नहीं होगी कि भारत के लोगों को स्वशासन दिया जाएगा। यानी कि गोलमेज सम्मेलन में केवल इस विषय पे चर्चा नहीं होगा कि भारत के लोग को स्वशासन मिलेगा, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। और गोलमेज सम्मेलन में बल्कि बात इस विषय पर होना चाहिए कि स्वशासन किस तरह से लागू किया जाएगा और स्वशासन दे दिया जाना चाहिए, स्वशासन लागू हो जानी चाहिए। नहीं तो भारतीय नेता समझ चुके थे कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटेन की सरकार कुछ नहीं, गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे और फिर से कहेंगे कि हम आपको स्वशासन देने वाले हैं और इसका नतीजा ये होगा कि भारतीय लोग का विरोध कम हो जाएगा और फिर ये चीज धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो भारतीय नेता ने सबसे पहले ये कहा कि क्या होना चाहिए, डोमिनियन स्टेटस की जो बात की जा रही है, डोमिनियन स्टेटस लागू होनी चाहिए। डोमिनियन स्टेटस लागू होना चाहिए, न कि इस डोमिनियन स्टेटस पर चर्चा होना चाहिए किसमें, गोलमेज सम्मेलन के दौरान। दूसरा चीज इन्होंने ये कहा कि गोलमेज सम्मेलन में चूंकि
सभी भारतीय लोगों या भारतीय दलों को बुलाया जा रहा है। तो भारतीय दलों में जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल कोई है तो वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो अधिकांश जनताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस वजह से जो बहुमत में होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होना चाहिए, यानी कि आईएनसी का प्रतिनिधित्व बहुमत में होना चाहिए। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है ये बहुमत में होना चाहिए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के एक बड़ी आबादी का क्या करता है कि नेतृत्व करता है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है वो किसमें होना चाहिए, बहुमत में होना चाहिए। तीसरा चीज नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो राजनीतिक अपराधी है उनको क्षमादान दी जानी चाहिए। राजनीतिक अपराधी को क्षमादान दी जानी चाहिए। जो राजनीतिक अपराधी है, राजनीतिक अपराधी मतलब जो साइमन कमीशन के विरोध के कारण बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था और वो राजनीतिक अपराधी थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब अपना दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया तो इस दिल्ली घोषणा पत्र के माध्यम से उन्होंने एक मांग अपना ये भी रखा कि जितने भी राजनीतिक अपराधी हैं इनको क्षमादान दी जानी चाहिए। इनमें भगत सिंह भी शामिल थे, राजगुरु भी शामिल थे, सुखदेव भी शामिल थे, तो उन लोगों को भी क्षमादान देने की बात की गई थी इसमें। अब बात ये उठती है कि फिर आगे की घटनाक्रम क्या हुआ। तो देखिए, जैसे ही मैंने बताया कि 31 अक्टूबर 1929 को इरविन अपना घोषणा पत्र जारी करता है और 2 नवंबर को यानी कि 3-4 दिन के बाद दिल्ली घोषणा पत्र जारी हो जाता है। पर इरविन घोषणा का क्या हो गया कि ब्रिटेन में विरोध हो रहा था, तो फिर इरविन ने अपने घोषणाओं को क्या कर लिया, वापस कर लिया। इसके बाद क्या हो गया कि जो 1929 की साल है, ये साल क्या हो रहा है कि अपने लास्ट की तरफ आया और फिर दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का होता है लाहौर अधिवेशन। तो अब हम समझते हैं कि लाहौर अधिवेशन में किस तरह की मांगों पर चर्चा हुआ और लाहौर अधिवेशन का क्या परिणाम निकला। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज। लाहौर अधिवेशन में किस चीज की मांग हुआ, तो पूर्ण स्वराज की, डोमिनियन स्टेटस की नहीं। लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज। देखिए, लाहौर अधिवेशन कब होता है, इसका आयोजन हुआ 31 दिसंबर 1929 में, और 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ 31 दिसंबर 1929 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। पर एक चीज ध्यान में रखिए कि इसका अध्यक्ष बनाया जाने का प्रयास किसको किया जा रहा था, महात्मा गांधी को। और गांधी ने कहा कि हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे। गांधी ने समर्थन किया किसका, समर्थन किया जे.एल. नेहरू का, जे.एल. नेहरू का। और गांधी के समर्थन के कारण ही जवाहरलाल नेहरू को 1929 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में होता है, इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। पहली चीज। दूसरी चीज, जो चूंकि गांधी जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बना था, तो अमूमन ये होता था कि गांधी जी जिस व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में चुन लेता था, उन्हीं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता था। पर अगर हम नेहरू की बात करें तो उस समय 18 प्रांतीय कांग्रेस समिति थे। इस 18 प्रांतीय कांग्रेस समिति में से केवल और केवल 3 समिति यानी कि 3 प्रांतों में ही केवल
नेहरू को समर्थन था, इसके बावजूद भी गांधी जी के कहने पर नेहरू को क्या बनाया गया, 1829 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। और पर गांधी जी ने इनका पूर्ण समर्थन किया, गांधी जी के समर्थन की वजह से ही इनको बनाया गया था। अब देखिए इसमें कार्यक्रम को समझना जरूरी है कि लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ, इसमें क्या कार्यक्रम लिया गया। कार्यक्रम, अब देखिए कार्यक्रम की बात करें तो देखिए जब नेहरू रिपोर्ट तैयार हो रहा था साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में, तो कांग्रेस के जो युवा नेता थे जिनमें कि सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। विरोध करने के पीछे का कारण क्या था कि ये लोग चाहते थे कि भारत को डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूर्ण स्वराज की बात की जानी चाहिए। और इसी की वजह से जो नेहरू रिपोर्ट में 2 वर्ष का समय देने की बात किया जा रहा था ब्रिटिश शासन को, कि अगर वो 2 वर्ष की समय अवधि के दौरान भारत में डोमिनियन स्टेटस नहीं जारी करता है, भारत को नहीं देता है, तो सरकार के विरुद्ध क्या किया जाएगा कि आंदोलन शुरू किया जाएगा। पर इन नेताओं ने जब विरोध किया तो इस 2 वर्ष की समय अवधि को घटा करके 1 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद क्या हो गया कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये था कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किया जाता है। नहीं, सबसे पहले पूर्ण स्वराज की घोषणा। और चूंकि जो गोलमेज सम्मेलन की बात उठ रहा था, तो गोलमेज सम्मेलन में भारत को डोमिनियन स्टेटस की बात की जा रही थी, तो इन्होंने क्या किया कि गोलमेज सम्मेलन का विरोध या गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार, सम्मेलन का बहिष्कार, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे जब तक कि पूर्ण स्वराज देने की बात नहीं की जाएगी। अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अगर हमें डोमिनियन स्टेटस दिया भी जाता है तो हमें अब वो स्वीकार नहीं है जब तक कि पूर्ण स्वराज की बात नहीं की जाएगी। और बात नहीं की जाएगी केवल, पूर्ण स्वराज जब तक दिया नहीं जाएगा। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण काम यह भी कहा गया कि भारत के लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और इसके लिए डेट रखा गया कब, 26 दिसंबर। क्योंकि ये घटना कब का है, पूर्ण स्वराज वाले ये चीजें हैं, ये चीजें हो रहा था कब, 31 दिसंबर 1929 को, यानी कि साल के अंतिम दिन था और इस तरह की घोषणा की गई थी। इसी दिन क्या किया था नेहरू ने, लाहौर में जो रावी नदी है, रावी नदी के तट पर क्या किया कि भारतीय तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की बातें को दोहराई कि हम लोग पूर्ण स्वराज अब हमें चाहिए। इसके साथ साथ एक घोषणा भी किया गया, कहां पे, यहीं पे, कि जो 26 जनवरी होगा अगले साल का, यानी कि 26 जनवरी 1930 का जो दिन होगा, इस दिन हम अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा, यानी कि जो 26 जनवरी 1930 का दिन होगा, इस दिन हम अपने देश का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इसकी घोषणा किया गया। और अगले साल जब 26 जनवरी का दिन आया तो उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया भी गया। तो ये महत्वपूर्ण घोषणा थी कहाँ का, गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो लिया गया था। और इसके बाद एक चीज और देखिए, एक घोषणा और था कि कांग्रेस कार्य समिति, नहीं, कांग्रेस कार्य समिति को कहा गया कि अब वो अपने आप को तैयार करें, किसके लिए, जन आंदोलन शुरू करने के लिए। अब कभी भी जन आंदोलन क्या किया जा सकता है कि शुरू किया जा सकता है। पर गांधी जी ने ये प्रयास किया कि चलो ठीक है, लाहौर अधिवेशन में जो घोषणाएं हुई है, सरकार अगर नहीं मानेंगे तो हम इस घोषणा के साथ ही जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। पर गांधी जी एक बार अपने स्तर से भी प्रयास करने का कोशिश किया, और अब हम ये समझते हैं कि गांधी का 11 सूत्रीय मांग क्या था।
गांधी जी क्या करता है कि उस समय के जो जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उसके सामने अपना 11 सूत्रीय मांग रखा था। तो गांधी के 11 सूत्रीय मांग, गांधी के 11 सूत्रीय मांग कि गांधी जी का 11 सूत्रीय मांग क्या था। गांधी जी ने अपना ये मांग किसके माध्यम से रखा था? ये जो मांग था ये लाहौर अधिवेशन का अगला कदम था। लाहौर अधिवेशन के बाद, लाहौर अधिवेशन के बाद का ये घटनाक्रम है, क्योंकि लाहौर अधिवेशन जब हुआ तो गांधी जी एक बार अपने स्तर से भी प्रयास करने का कोशिश किया और उन्होंने क्या किया कि अपना एक लेख छापा, किसमें? यंग इंडिया में। गांधी ने अपना एक लेख छापा यंग इंडिया में और इस लेख के माध्यम से अपना 11 मांगे, यंग इंडिया में गांधी ने अपना एक लेख छापा और इस लेख के माध्यम से अपना 11 मांगे रखा, जिसको कहा जाता है 11 सूत्रीय मांग। जिसको कहा जाता है 11 सूत्रीय मांग। और गांधी जी ने कहा कि चूंकि लाहौर अधिवेशन 1929 के अंत में हुआ और 26 जनवरी को क्या किया गया कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा भी किया गया। तो गांधी जी ने मांग रखा कि अगर ये मांग 31 जनवरी 1930 तक सरकार के द्वारा नहीं माना जाता है, सरकार इन मांगों को नहीं पूरा करता है, तो सरकार तैयार रहे किसके लिए? एक जन आंदोलन के लिए। और इस बार जो जन आंदोलन होगा पिछले बार के तुलना में ज्यादा व्यापक होगा, इसमें ज्यादा बहिष्कार कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने ये कहा कि 11 सूत्रीय मांग हमारी माननी चाहिए। अब ये चीज समझ लेते हैं कि ये 11 सूत्रीय मांग क्या था और 11 सूत्रीय मांग के बाद ब्रिटिश शासन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आया, इस चीज को अब हम आगे समझते हैं। ग्यारह सूत्रीय मांग कि 11 सूत्रीय मांग आखिर था क्या? देखिए, इस 11 सूत्रीय मांग में जो पहला मांग था वो ये था, पहला मांग क्या था कि रुपया का विनिमय दर कम किया जाए। रुपया का विनिमय दर कम किया जाए, कम किया जाए। मतलब क्या होता था कि अगर हमें यूरोपीय करेंसी में भारतीय रुपया को बदलना होता था तो एक यूरोपीय करेंसी के लिए बहुत सारे भारतीय रुपया हमें चुकाना पड़ता था। इससे भारत के अंदर बहुत तरह की आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो गांधी ने अपना पहला मांग यही रखा कि रुपया का विनिमय दर क्या होना चाहिए? कम होनी चाहिए। जो गांधी का दूसरा मांग था वो था लगान से संबंधित, यानी कि भूमि कर से संबंधित। गांधी ने अपना दूसरा मांग रखा कि लगान की राशि 50% से कम, 50% कम की जानी चाहिए, कम की जानी चाहिए। देखिए, गांधी जी प्रयास कर रहा है किसको जोड़ने के लिए? किसान को जोड़ने के लिए। किसान लगान की राशि से बहुत ज्यादा क्या था कि समस्याओं से जूझ रहा था। तीसरा, जो नशीली वस्तुएं हैं, नशीली वस्तुएं एवं पदार्थों को,
प्रतिबंधित की जानी चाहिए। नहीं तो नशीली वस्तुएं या नशीली दवाएं, शराब, इन चीजों की दुकान बहुत ज्यादा था और सरकार इन दुकानों से बहुत ज्यादा टैक्स लेता था। तो इसके वजह से क्या होता था कि सरकार को तो टैक्स की राशि प्राप्त हो जाता था, पर इन दवाओं के सेवन करने से लोगों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। कई तरह की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती थी। मार पिटाई तो परिवार में होता ही था। तो इस चीज को भी प्रतिबंधित करने की बात किसने की? गांधी ने की अपने 11 सूत्रीय मांग में। और क्या मांगे थी? और ये था, देखिए उस समय क्या था कि नमक कर लगा दिया गया था। शुरू में क्या होता था कि भारत के अंदर कभी भी नमक बनाने पे किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता था, कर नहीं लगाया जाता था। समुद्र के इलाके में जो भी व्यक्ति चाहते थे, जब चाहते थे, अपने तरीके से नमक बना सकते थे। पर ब्रिटिश शासन ने क्या किया कि नमक कर लागू कर दिया, यानी कि सरकार के अलावे कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है कि समुद्र के पानी से नमक नहीं बना सकता है। तो नमक कर खत्म किया जाए। नमक कर पर सरकारी एकाधिकार खत्म किया जाए। अब देखिए ये जो नमक कर है ना, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का आधार बन जाता है। गांधी जी नमक कर के विरोध में दांडी मार्च शुरू करता है और दांडी मार्च के साथ ही क्या होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाता है। हम आगे समझेंगे कि दांडी मार्च के लिए या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए नमक जैसे मुद्दे को गांधी जी ने क्यों चुना? आखिर इसकी महत्व क्या थी नमक की इतनी महत्व भारतीय समाज में, भारत के लोगों के अंदर, जिसको गांधी ने अपने केंद्रीय विषय के रूप में चुना कि सेंटर पॉइंट ये है, इसके इर्द गिर्द लोगों को हम जोड़ेंगे और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या करेंगे, एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। तो सभी राजनीतिक बंदी को रिहा करने के बाद दिल्ली घोषणा पत्र में भी किया था, गांधी भी यहाँ उसी चीज को दोहरा रहे हैं। और इसके साथ साथ देखिए क्या हुआ था कि भारतीय लोगों को शस्त्र रखने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। शस्त्र रखने का मतलब कि भारत के लोग किसी भी तरह के ना तो बंदूक रख सकते हैं, इस तरह की चीजें भारतीय लोग नहीं रख सकते हैं। तो गांधी जी ये चाहते थे कि भारतीय लोगों को भी शस्त्र रखने का अधिकार दिया जाना चाहिए। भारतीय लोगों को भी शस्त्र रखने का अधिकार दिया जाना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण चीज ये था कि विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाना चाहिए। विदेशी कपड़ों का भारत के अंदर बहुत ज्यादा आयात होने की वजह से जो भारतीय कपड़ा उद्योग है, भारत के कपड़ा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लोग की आजीविका कपड़ा उद्योग है, उनकी आजीविका समाप्त हो रहा था। तो गांधी जी ने ये भी मांग रखा कि जो भारत के जो कपड़ा को बचाने के लिए विदेशी कपड़ा की आयात को कम किया जाना चाहिए। यानी कि गांधी जी इसके द्वारा जो भारत के अंदर जो कपड़ा से जुड़े हुए लोग थे उनको अपने आंदोलन में जोड़ने का प्रयास किया। और गांधी जी ने इसके साथ ये कहा कि डोमिनियन स्टेटस की मांग किया जा रहा था भारतीय लोगों के द्वारा पहले, पर चूंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन, उनमें पूर्ण स्वराज की बात की जा रही है। तो कम से कम सरकार ये करे कि जल्दी से जल्दी डोमिनियन स्टेटस दे दे भारतीय लोगों को, तब जाकर के ही सरकार को क्या दिया जाएगा, राहत दिया जाएगा, नहीं तो आंदोलन तो होना है। अब हम ये समझते हैं कि गांधी ने इतने सारे करने के बाद आखिर सरकार के तरफ से क्या प्रतिक्रिया आया। तो सरकार का प्रतिक्रिया नकारात्मक था। सरकार का प्रतिक्रिया नकारात्मक। सरकार का प्रतिक्रिया नकारात्मक था। सरकार गांधी के 11 सूत्रीय मांगों को मानने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। और लॉर्ड इरविन ने तो यहां तक कहा कि गांधी ऐसी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं और ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसकी वजह से इस देश के अंदर क्या हो सकता है कि
कानून का उल्लंघन होगा और देश के अंदर फिर से एक आंदोलन शुरू होगा जिसमें हिंसा होगा और इसके लिए जिम्मेदार गांधी होगा। इसी पे गांधी जी ने कहा था कि हम रोटी मांगे थे और बदले में मुझे पत्थर मिला, और अब इंतजार की सभी घड़ी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक आंदोलन किया जाएगा। और इस बार की आंदोलन क्या होगा कि ज्यादा मजबूत होगा असहयोग आंदोलन की तुलना में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम था असहयोग आंदोलन शुरू होने के पहले, जिनमें कि सबसे पहले तो गांधी जी का फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होना और देश का दौरा करना सबसे महत्वपूर्ण था। लोगों को ये बताना कि एक आंदोलन फिर से शुरू होने वाला है और भारत के लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा चीज, लॉर्ड इरविन का घोषणा, जो कि इरविन ने अक्टूबर 1929 में दिया था कि भारत के लोगों को ठीक है हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, इसके लिए हम गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे। पर बाद के वर्षों में कंजर्वेटिव पार्टी ने इसका इतना ज्यादा विरोध किया कि इरविन को अपना घोषणा वापस लेना पड़ा। इरविन की घोषणा के बाद दिल्ली घोषणा पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जारी किया गया, जिसमें कहा गया कुछ मांगे की बात की गई, पर चूंकि इरविन की घोषणाएं वापस ले लिया गया तो कुछ फायदा निकला नहीं। फिर लाहौर अधिवेशन होता है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसमें कई सारे मांगे रखा गया ब्रिटिश शासन के सामने और कई कार्यक्रम बनाए गए। तो लाहौर घोषणा में यही था मुख्य रूप से कि अब हम डोमिनियन स्टेटस से हमें किसी तरह का वास्ता नहीं रहा, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, अब पूर्ण स्वराज चाहिए। अगर सरकार पूर्ण स्वराज नहीं देता है तो बहुत जल्द सरकार के विरुद्ध एक जन आंदोलन होगा। और उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं कि अपने तरफ से सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच रहते हुए अपना 11 सूत्रीय मांगे रखते हैं ब्रिटिश शासन के सामने, पर गांधी की मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है। और जैसे ही गांधी की मांग को अस्वीकार किया गया, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण दौर का शुरू होता है, और वो दौर क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो एक तरफ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, दूसरी तरफ प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। इन सब चीजों को हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।